हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। आज हम बात करने वाले हैं ब्लेड टेम्पलेट के कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लेआउट कैसे डिफाइन करना है हमें और कैसे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमने पिछली वीडियो में की थी। अगर वो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ब्लेड टेम्पलेट का तो आप उस पार्ट को देखिए ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ आए। बाकी अगर आप लारावेल की जो ये प्लेलिस्ट है वो लगातार देखते आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम इसको अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में, या कंट्रोल जो हमारी स्टेटमेंट्स है उसको हम कैसे ब्लेड सिंटैक्स के थ्रू लिख सकते हैं। मेन जैसे अगर मैं डायरेक्ट जो हमारा PHP है उसकी बात करें तो हम जैसे कि स्टार्ट करते हैं इफ़ कंडीशन से, ठीक है। इफ़ और यहाँ पर हम कुछ कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम पूरा हमारा कोड लिखते हैं। यहाँ पर इफ़ ट्रू मैं पास कर देता हूँ तो मेरी ये वाली कंडीशन रन होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है ब्लेड सिंटैक्स के अंदर। कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट दी गई है या कुछ एक जो चीज़ें हैं उनके भी बस यहाँ पे सिंटैक्स चेंज किया गया, बाकी उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है, जो हमारी स्टेटमेंट है वो रहेगी इफ़ वाली। तो यहाँ पर मैं इन सब को क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ बॉडी वाला रखते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन का या इफ़ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट हम कैसे ब्लेड सिंटैक्स में डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर ब्लेड सिंटैक्स के अंदर हमें @ लगाना होगा। कोई भी अगर हमें स्टेटमेंट यूज़ करनी है, कोई भी मेथड यूज़ करना है तो हमें @ यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी @ लिखेंगे इफ़ और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद में लिखेंगे @ इफ़, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जिससे कि हम कोई भी जो कंट्रोल स्टेटमेंट अगर वो देनी हो तो हम पास कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास करेंगे वो चेक होगी। जैसे कि हमारी कंडीशन हो, यहाँ पर मैं इसको पास कर देता हूँ कि मेरा 1 इज इक्वल टू दिस 1, ठीक है। तो मेरा जो इंटीजर 1 है वो स्ट्रिंग 1 के आइडेंटिकल इक्वल है या नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू है और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, ये दोनों आइडेंटिकल इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल टू रखूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा रहा हूँ मतलब आइडेंटिकल चेक कर रहा हूँ तो मेरा ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन रन नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंपल डबल इक्वल टू से चेक करेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए। और यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर 1 पास कर दें, इंटीजर 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो ये हमारा रन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें, यहाँ पर कोई भी डाटा टाइप चेक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी ट्रू रिटर्न करनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को तो यहाँ पर हमारे इंटीजर 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो चल रही है जैसे कि हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर ट्रिपल इक्वल टू लगाकर इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी इफ़ स्टेटमेंट अगर हमें पास करनी हो तो हम पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ हम लगा सकते हैं, जैसे कि अगर हमें एल्स भी पास करना हो कि ये अगर इक्वल टू ना हो तो हमें कोई ऐसा डाटा देना हो जो कि डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो हो। तो मैं यहाँ पे @else लिखकर यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज नॉट आइडेंटिकल इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर सेव करूँगा मैं, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं ब्लेड सिंटैक्स के अंदर, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे एल्स इफ यूज़ करना हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई और कंडीशन चलानी हो तो कैसे चलाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स और इसके साथ
एल्स, और इसी के साथ हम लिखेंगे इफ़, और यहाँ पे ब्रैकेट पास करेंगे और यहाँ से हम पास कर देंगे, इसको कॉपी करूँगा मैं और इसी आइडेंटिकल को चेक करेंगे स्ट्रिंग से, एंड यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पास कर दूंगा स्ट्रिंग इज आइडेंटिकल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर इसको आइडेंटिकल लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी इस कंडीशन पे आएगा, यहाँ पे ये चेक करेगा, ये रन हो जाती है तो ये वाली आउटपुट हमें दे देगा, एल्स कंडीशन पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग 1 इज आइडेंटिकल इक्वल टू स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पास कर सकते हैं हमारी इफ एल्स एंड एल्स कंडीशन, जिससे कि हम अपने स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, जैसे कि मान लो अगर हमें कोई ऐसी चीज़ चेक करनी हो कि वो ट्रू है या नहीं और वो फॉल्स है या नहीं, तो इस तरीके से हमें इसके अंदर एक चीज़ दी गई है अनलेस, ठीक है, अनलेस एट द रेट एंड अनलेस, ठीक है, अनलेस अनलेस एंड यहाँ पर जो भी हम चीज़ पास करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फॉल्स पास कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग, ठीक है, और मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अनलेस का क्या मतलब है? अनलेस का मतलब है कि जो आपकी जो कंडीशन है, जैसे कि वो अगर नोट वैलिड है या नोट ट्रू है तो वो यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इफ इसको मैं यहाँ पे ब्लेड सिंटैक्स यूज करूँगा, तो यहाँ पर एट द रेट एंड इफ मैं यूज करूँगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम यही काम कर रहा है अनलेस, जो कि ये वाली चीज़ हमने लिखी है, ठीक है। तो अगर आपको नोट ट्रू वाला ये चीज़ यूज़ करनी है तो आप अनलेस भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा और लगता है, हमें ज़्यादातर जो प्रैक्टिस रहती है वो इसी तरीके से लिखने की रहती है, तो हम इसको ट्राई बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। तो आप बाकी इसको ट्राई कर सकते हैं, धीरे धीरे इसकी आदत आपको पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है इज सेट, ठीक है। तो पहले हम जो PHP में क्या करते थे, हम चेक करते थे इफ इज सेट उसके अंदर, और फिर उसके बाद में वो वेरिएबल या वो डाटा हम पास करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैं करता हूँ कि इफ यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ, और यहाँ पे मैं मेथड यूज करूँगा इज सेट वेरिएबल एनीथिंग, जो कि मेरा अवेलेबल नहीं है, एट द रेट एंड इफ, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूंगा कि चेकिंग इज सेट, ठीक है, चेकिंग इज सेट। तो यहां पर अगर ये मेरा सेट है एनीथिंग वेरिएबल, तो मेरी ये वाली आउटपुट आनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो यहां से मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास आउटपुट नहीं है, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को कहीं पर भी पास नहीं किया है अपने किसी ब्लेड में, या फिर मैंने अपने कंट्रोलर के साइड में कोई ऐसा डाटा नहीं भेज रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं इस कंट्रोलर के ऊपर एनीथिंग में पास कर देता हूँ, इक्वल टू करता हूँ मैं दिस इज एनीथिंग वेरिएबल एंड वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ से इसमें कॉम्पैक्ट लिख के पास कर देते हैं। वो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, कि आप विद से सेंड कर रहे हैं, एरे से सेंड कर रहे हैं, या कॉम्पैक्ट मेथड के थ्रू सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा एनीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि मैंने उस व्यू को पास कर दिया है एनीथिंग वेरिएबल, इस इंडेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एको करूं वेरिएबल एनीथिंग को, यहाँ पर एको जो ब्लेड सिंटेक्स में ऐसे एको किया जाएगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से वर्जन है जिस पे आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एनीथिंग वाला वेरिएबल मेरा
प्रिंट हो गया, मतलब एको हो गया है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनीथिंग पे काम कर सकते हैं। इस सेट, अब भी बात आते हैं इस सेट के ऊपर, ठीक है। तो ये ना लिखने की बजाय, इतना लंबा चौड़ा जो फंक्शन है वो न लिखने की बजाय हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं @इस सेट, ठीक है। इस सेट में हम पास करेंगे एनीथिंग। तो यहां पर हम एनीथिंग पास करके, अगर मैं यहां पे एंड और इस सेट लिख देता हूं, और इसके बाद में अगर मैं सेम यही चीज एको करता हूं वेरिएबल एनीथिंग, और यहां से सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर मेरा वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं अपने मेन कंट्रोलर से इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, और यहां से सेव करता हूं और यहां से रिफ्रेश करूंगा, तो मेरा वो जो सेम मेरा काम कर रहा था इफ स्टेटमेंट के साथ, वही काम मेरा कर रहा है इस सेट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप एम्प्टी मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पर एंड एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है, कि आपका जो वेरिएबल है वो कहीं खाली तो नहीं है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वो सेम जैसे कि हम पुराने PHP में जो इफ स्टेटमेंट के साथ चेक कर रहे थे, वो यहाँ पे इन्होंने ब्लेड सिंटैक्स उसको बना दिया ताकि इसका हम इजीली यूज कर सकें, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। इसके बाद बात आती है कि जैसे हमें चेक करना हो कि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां पर हम लॉगिन वगैरह का सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ऑथेंटिकेटेड यानी वो लॉग्ड इन है या नहीं, और कहीं वो गेस्ट तो नहीं है, मतलब उसने लॉगिन पहले नहीं किया हुआ। तो इस तरह की चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है ओथ, और यहाँ पर इसको मैं बिना ब्रैकेट इसके भी यूज़ कर सकता हूँ, एंड ओथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे, दिस इज वर्क ओनली व्हेन यूजर लॉग्ड इन, ठीक है। तो यहाँ पर जब यूजर लॉग इन होगा तो ये वाली चीजें यहाँ पर शो करेगा, जो भी स्ट्रक्चर आप इसके अंदर डालेंगे वो यहाँ पर तभी शो करेगा जब यूजर ऑथेंटिकेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कंडीशन यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पर अगर हमें कोई गार्ड वगैरह यूज कर रहे हो तो हम गार्ड भी दे सकते हैं इसमें, जैसे एडमिन गार्ड, ठीक है। तो गार्ड वगैरह की जो ऑथेंटिकेटेड गार्ड है वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी एक बार आप ये देख लीजिए कि ओथ के साथ हम सिंपल ओथ भी पास कर सकते हैं और गार्ड भी पास कर सकते हैं। गार्ड वगैरह जो चीज़ें हैं वो हम थोड़ा सा आगे जाके उनमें बात करेंगे, पूरी भी ओथ गार्ड, जो गार्ड वाले सिस्टम है वो क्या चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हमें देखना हो कि जैसे गेस्ट वगैरह है कि बंदा कहीं लॉग्ड इन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर एंड गेस्ट हम यूज़ कर लेंगे, एंड गेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमें कोई यूज़र लॉगिन ना हो तो उसको लॉगिन बटन दिखाना हो, ठीक है। और जैसे मान ले अगर वो लॉग्ड इन है, ठीक है, अगर मान लो वो लॉग्ड इन है तो उसको उसके जो माई अकाउंट वगैरह के ऑप्शन अगर हमें शो करने हो तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ब्लेड सिंटैक्स का यूज़ करके हम कई ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हम उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़े या हमें कई फंक्शन वगैरह बनाने पड़े, तो इसके लिए इनको इसमें ब्लेड सिंटैक्स दिया गया है जिससे आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात आती है जैसे कि मान लो हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी हो, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट भी हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट में भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट सेम उसी तरीके से काम करती है जैसे हम कोड PHP में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे @switch लिखेंगे और यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे कि यहाँ पर मेरा हो गया वेरिएबल केस, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, जैसे कि मेरा केस 1 है, ठीक है, CA केस। तो यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मेरा 1 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मुझे ब्रेक करना हो तो @break मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा केस भी हम पास कर सकते हैं, केस, यहाँ पर इसको मैं कह दूंगा 2 आ जाए तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है प्रिंट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। यहाँ पर अगर आप इसके थ्रू काम करते हैं ब्लेड सिंटैक्स में तो बहुत ही ईजी तरीके से अपने स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बहुत ही जो मतलब ये कहें कि आपका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे आप तैयार करेंगे
वो थोड़ा सा क्लीन होगा, आपका जो कोड है वो क्लीन होगा, यहाँ पर आपका ज़्यादा मेसी कोड नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी एक वैल्यू पास की जाती है, तो डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ लिखना हो, जैसे मान लो डिफ़ॉल्ट गोज हेयर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p केस 2 गोज हेयर, एंड यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं केस 1 गोज हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पास कर सकते हैं। लास्ट में हमें पास करना होगा एंड स्विच, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, लास्ट में इस चीज़ को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो केस हम प्रोवाइड कर देते हैं, इसमें हमारा जो टेस्ट कंट्रोलर है मैं यहाँ से पास कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ वेरिएबल केस, ठीक है, और मैं इसको पास कर देता हूँ 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर कॉम्पैक्ट पास करके चला जाता हूँ, कॉम्पैक्ट, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ वेरिएबल, डायरेक्ट मुझे स्ट्रिंग पास करना है केस, और यहाँ से सेव करके हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है वेरिएबल केस 1 2 ऑन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे केस 1 जो भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हमारे इस कंट्रोल स्टेटमेंट को। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर देता हूँ, 2 पास कर देता हूँ, तो मेरा केस नंबर 2 रन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर देता हूँ, तो जो कि यहाँ पे मैंने केस के अंदर नहीं डाला हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो सेक्शन है उसको उठा लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब बात आती है फोर की लूप्स वगैरह की, अगर हम बात करें तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो PHP में हमने किया है सिर्फ उसके आगे हमें @ लगाना है और कर्ली ब्रेसेस को भूल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा @4 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 एंड वेरिएबल i इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, एंड i प्लस प्लस, ठीक है। तो यही हमारा लूप का स्ट्रक्चर रहता है। और यहाँ पर बस आपको लिखना होगा एंड 4, ठीक है। इसके बाद में जैसे मुझे प्रिंट करना हो i को, मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ वेरिएबल i को, ताकि आपको सही पता लगे भाई लूप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लूप भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें डिफाइन करना हो फॉर ईच लूप, तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल वेरिएबल नहीं, यहाँ पे @for each, और यहाँ पर मैं @ for each भी लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या पास करते हैं, एक एरे पास करते हैं, और एरे से हम उसका एक सिंगल वैल्यू इटरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं पास कर देता हूँ 1 3 5 7 9, ठीक है, और 11, ठीक है। और मैं इसको एज कर लेता हूँ इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, इसको वेरिएबल इंटीजर को पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो वैल्यू आउटपुट में मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी जो हमारी एरे है, इसको मैं कोई वेरिएबल में भी पास कर सकता हूँ, जहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर या एरे में पास कर दूँ, तो वो सेम चीज़ मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो आप इसको, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आए हैं तो आपको इस चीज़ का तो पता है, ठीक है। अब बात आती है, जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, हमें एम्प्टी पास कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें कि हम देख सकें कि वो एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच की जगह फॉर एल्स यूज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एल्स आएगा आपका, और यहाँ पर एक और आपकी स्टेटमेंट आएगी जो कि है एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी में आपको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी है, बस आपको यहाँ पे लिखना है नो इंटीजर फाउंड, या जो भी आपका स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी आप आउटपुट दिखाना चाहते हैं कि नो यूज़र फाउंड, नो पैकेजेस फाउंड, एनीथिंग, जो भी आप चाहते हैं कि कभी वो चीज़ अवेलेबल ना हो तो क्या शो करना है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो मैं इसको एम्प्टी एरे पास कर देता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो आउटपुट मिल जाएगा जो मुझे एम्प्टी होने पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इफ कंडीशन लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो मेरा कितना 3 4 लाइन में मेरा सारा का सारा कोड हो जाएगा इफ वाला।
नहीं तो वो तो कितना लंबा चला जाता है। ठीक है, तो वाइल वगैरह यूज करने तो वाइल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाइल लिखूंगा मैं यहाँ पे वाइल, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल जो भी है मेरा यहाँ पर ट्रू मैं पास कर देता हूँ @end वाइल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइल कंडीशन भी अगर हमें यूज करनी हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर ईच में कुछ और एक्स्ट्रा हमें चीज़ें दी गई है जिससे कि हम इसके जो एक्स्ट्रा वेरिएबल अगर हमें चेक करने हो तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक और चीज़ है कि मान लो अगर आपको कभी कोई लूप को ब्रेक करना हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, या कंटिन्यू रखना हो, वो एक स्किप करना हो किसी पार्ट को, तो यहाँ पे कंटिन्यू और के यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, CONTINUE। ठीक है, तो कंटिन्यू एंड @ब्रेक हमारे पास अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम कोई भी वैल्यू स्किप या उस लूप को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने वैसे PHP में की हुई है पहले ही, तो अगर यहाँ तक आए हैं तो वही बात है। ठीक है, तो अब बात आती है, जैसे मान लो आपको किसी लूप का फर्स्ट इटरेशन चेक करना हो या फर्स्ट वैल्यू के आपको ऊपर कुछ चाहिए हो, तो यहाँ पे लूप में बहुत ही अच्छी चीज़ें दी गई है जो कि है लूप वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं @for each, ठीक है, और यहाँ पे पास कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, एज वेरिएबल इंटीजर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर ईच, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ पास कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे कंट्रोल स्टेटमेंट चाहिए इफ़। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल लूप। यहाँ पे एक लूप वेरिएबल है, ये आपका, ये आपके लूप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लूप को कहूँ कि मेरा लास्ट लूप अगर आए तो मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रिंट आउट देना है। ठीक है, मुझे एंड इफ लिखूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको कि वेरिएबल इंटीजर इज लास्ट वैल्यू। ठीक है, ओके, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा वेरिएबल इंटीजर। ठीक है, सेव करूंगा मैं इसको। यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 के बाद में मुझे यहाँ पर 5 तो प्रिंट मिल ही रहा है। यहाँ पर इसके अलावा इज लास्ट वैल्यू, 5 इज लास्ट वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मुझे, क्योंकि मैंने पहले डाल दिया इसको, तो मैं यहाँ पर अगर इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर मैं BR टैग लगा देता हूँ ताकि आपको सही पता लगे। BT नहीं रहे भाई, BR। ठीक है, BR, और यहाँ पर सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेरा आ रहा है, और जो 5 वाला है जो लास्ट इटरेशन है हमारी वो यहाँ पे शो हो रही है, 5 इज द लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा था। तो इस तरीके से हम लास्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम कोई कैटेगरी वगैरह दे रहे हो, हमें लास्ट में कोमा नहीं लगाना है, इस तरह की चीज़ें कई बार होती है, तो उसके लिए हमें कोड खोजना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और एक और इसमें बड़ा फ़ायदा है कि मान लो अगर आप नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे हो तो क्या करेंगे, मान लो आपको पेरेंट वाले का चाहिए हो, ये तो आपका करंट वाले लूप का देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसको यूज़ करूँ कि मेरे पास मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं यार, थोड़ा सा बड़ा रह जाएगा वीडियो थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे नेस्टेड लूप है, तो नेस्टेड लूप में हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या है कि लूप के अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी मिलती है पेरेंट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेरेंट के लास्ट को देखेगा, इसके लास्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके पेरेंट वाले को भी यूज कर सकते हैं इनसाइड नेस्टेड लूप। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मेरे को लारावल में ये बहुत ही अच्छी लगा कि इसका ब्लेड सिंटैक्स के यूज़ के साथ साथ यहाँ पे लूप में जो हमें बार बार इन चीज़ों का देखना पड़ रहा था, इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है इसका। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करेंगे तो इसमें उसका काफ़ी यूज होगा। तो ये हमारी थी कंट्रोल स्टेटमेंट और ब्लेड टेम्पलेट का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमने कंट्रोल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात की, साथ में लूप वगैरह के बारे में बात की, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो लूप प्रॉपर्टीज है, लूप वेरिएबल है, उसके बारे में भी हमने जाना। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ और एडवांस फीचर्स के बारे में, जैसे कमेंट्स कैसे करते हैं ब्लेड सिंटैक्स के अंदर, PHP कैसे डिफाइन करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जैसे फॉर्म वगैरह के मेथड वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं,
कैसे हम CSRF टोकन वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, मेथड फील्ड कैसे पास करना हमें, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर पूरी वीडियो रहेगी, बस मैं 2 टॉपिक अलग से रखूंगा, बाकी सारा का सारा फॉर्म के ऊपर रहेगा, क्योंकि फॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी अगर आप एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं, कोई भी कर्ड एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म का पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्म यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा है हमारा मेथड और CSRF टोकन, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी पार्ट नंबर 3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।